चर्चा करेंगे। जो आज हमले किए गए हैं उसको लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले मयंक जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार ये एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, अभी तो केवल हस्तक्षेप था ट्रंप की ओर से, जिसको प्रोवोकेटिव हस्तक्षेप माना जा रहा था, शांति बहाली का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब तो हमले दाग दिए गए हैं और क्रेडिट की होड़ आप देखिए। ट्रंप ने पूरा क्रेडिट अब खुद से लेना स्टार्ट कर दिया है, स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं कि अब शांति होगी। लेकिन जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है वो साफ बताती है कि अब शांति तो नहीं, लेकिन अब प्रहार और ज्यादा पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर की घंटे भी यहाँ पर बजनी शुरू हो गई है। देखिए हर्षा जी, जैसे आपने बताया है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अमेरिका द्वारा हमले के बाद में स्थिति जो है वो थोड़ी सी गंभीर दिखाई दे रही है, और मेरा मानना ये है कि ये स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ईरान जो है अगर ये चोट सहता है और सह के चुप हो जाता है तो वो मुंह किसको दिखाएगा। तो उसको अपनी जनता को और दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि वो एक शक्ति है, और इस शक्ति का प्रदर्शन उसने किस प्रकार से किया है। उसने ईरान के 14 शहरों को अपना टारगेट बनाया है। जैसे आपने नाम लिया, खैबर मिसाइल का प्रयोग किया गया है। खैबर मिसाइल जो है वो खुर्रम शहर मिसाइल सीरीज का एक पार्ट है। खैबर उसका 4th जनरेशन पार्ट है। तो इस मिसाइल की खास चीज ये है कि इसमें लिक्विड फ्यूल से ये चलती है, 2000 किलोमीटर की मार कर सकती है। मई 2023 में इसको इंडक्ट किया गया था ईरान की फोर्सेस में। इस मिसाइल को इंडक्ट करने के बाद में एक संदेश ईरान ने दिया था कि इजराइल इज विद इन रेंज, यानी कि अब वो इजराइल के हर कोने तक मार कर सकता है। इस मिसाइल की मार जो है इजराइल तक ही सीमित नहीं है। सऊदी अरेबिया में जो इसके बेसिस हैं, इजिप्ट में अमेरिका के बेसिस हैं, सीरिया इराक के बेसिस तो वैसे ही जद में आ जाएंगे, कतर में जो बेसिस हैं, यानी कि अमेरिका के जितने भी एक एसेट्स जो मौजूद हैं ईरान के आसपास, वो सब इस मिसाइल की रेंज में हैं। इस मिसाइल की खास चीज ये है, ये इसका वॉरहेड जो है वो मैन्यूवरेबल है, यानी कि ये एयर डिफेंस शील्ड को इधर उधर हिल के उनको धोखा दे सकता है और उसको भेद के जा सकता है। उसके बाद में इसमें क्लस्टर म्यूनिशंस का प्रयोग भी किया जाता है। क्लस्टर म्यूनिशन का मतलब है कि एक वॉरहेड के अंदर बहुत सारे वॉरहेड जो हैं वो समाये जाते हैं, और वो अलग अलग जाके छितर के अपने बहुत बड़े एरिया को सैचुरेट करते हैं और वहां पर उसका नुकसान कर सकते हैं। तो ये इस मिसाइल की विशेषता है, और मुझे ये युद्ध धीरे धीरे और बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये भी कहूंगा कि ये थोड़ा सा गंदा भी होगा। गंदे का तात्पर्य है जैसे कि मर्की वाटर होता है, पानी में रंग जो है वो गंदला हो जाता है, ये वैसा भी होता दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट दे दें, ईरान ने यूएन आपात बैठक बुलाने की भी मांग की है। यूएन सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है और उसी की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। अमेरिकी हमले को लेकर यह आपात बैठक बुलाने की मांग ईरान द्वारा की गई है। यूएन से आपात बैठक बुलाने की मांग, अमेरिकी हमला उसको देखते हुए यह आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। जल्द से जल्द ये बैठक बुलाई जाएगी, उसको लेकर फैसला लिया जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद की आपातकालीन मीटिंग की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। मेजर जनरल पीके सहगल जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है जंग आगे किस ओर जाती हुई आपको नजर आ रही है? एस्केलेशन लगातार यहाँ पर, अब तो आपात बैठक बुलाने की भी मांग की गई है। हस्तक्षेप और बढ़ेगा ही अब केवल? देखो, मिडिल ईस्ट सिचुएशन जो है बद से बदतर बन गई है। एस्केलेशन बड़ी जबरदस्त बढ़ रही है, तो किसी प्रकार से ये घटेगी नहीं। ईरान ने बड़े पैमाने पर रिटेलिएटरी हमले किए 14 शहरों के ऊपर। अभी वो रिटेलिएशन आज ही के अंदर 100% आज ही के अंदर होगा अमेरिकन बेसिस के ऊपर, और अमेरिका को काफ़ी से बड़ा नुकसान होगा। बॉडी बैग्स भी अमेरिका के जाएंगे। उनके बेसिस जो है उनमें 9 बेसिस हैं, काफ़ी एयरमैन डिप्लॉयड हैं, काफ़ी से सैनिक डिप्लॉयड हैं, काफ़ी सिविलियंस हैं अमेरिका के। और साफ तौर पर कह के अमेरिका के नागरिक और अमेरिका के एसेट जो है मिडिल ईस्ट में उनको नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने प्रेसिडेंट संभालने से पहले साफ तौर पे कहा था कि मैं अमेरिका को किसी भी बड़े जंग में शामिल नहीं होने दूंगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने बड़े जंग में शामिल अमेरिका को कर दिया है, और ये जंग काफ़ी लंबी चलेगी। अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा चाइना को और रशिया को। रशिया के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे अमेरिका को चेतावनी दी थी कि किसी प्रकार से वो युद्ध में शामिल ना हो, क्योंकि इसके परिणाम जो है बड़े गंभीर होंगे। साथ ही साथ उन्होंने नेतन्याहू को भी जबरदस्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने रजीम चेंज की कोशिश की या खमेनी को मारने की कोशिश की, तो उसके परिणाम इजराइल के लिए बड़े गंभीर होंगे। इनको नजरअंदाज कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल। उनको अपनी ताकत के ऊपर बड़ा भरोसा था,
उन्होंने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया। वास्तव में इस लड़ाई के लिए ईरान अपने आप को तैयार कर रहा था 1979, यानी 46 ईयर से तैयारी कर रहा था। उसके पास बहुत बड़ा जमावड़ा है उच्च दर्जे की मिसाइलों का, और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को भी और इसराइल को भी। और वास्तव में इसराइल और अमेरिका जो है, इंस्टेड ऑफ शांति स्थापित करने के लिए राइट रिवर्स होगा। और शांति तो बिल्कुल दूर हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई संभावना है, क्योंकि ना तो अमेरिका फिजिकली अपने ट्रुप्स को एंटर करेगा, ना ही किसी प्रकार से ईरान के सपोर्ट में आने वाले रशिया या चाइना या नॉर्थ कोरिया अपने ट्रुप्स को लगाएंगे। मिडल ईस्ट जो है एक किस्म से टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा, जहाँ बड़े पैमाने पर रशिया, अमेरिका और चाइना अपने वेपन को टेस्ट करेंगे, और नुकसान जो होगा मिडल ईस्ट का होगा। मिडल ईस्ट में 30 से 40% दुनिया की ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा की वजह से दुनिया की इकोनॉमी चलती है, दुनिया के ताकत है। बिल्कुल। और वो किसी हालत में रशिया, चाइना जो है अमेरिका का और इसराइल का इस इलाके में दबदबा नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर 100% दबदबा इधर हो जाता है अमेरिका और इसराइल का, तो वास्तव में 21st सेंचुरी में अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया को डोमिनेट कर पाएगा, और वो किसी प्रकार से इसको नहीं होने देंगे। साथ ही साथ रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया यकीन करेगा कि इसराइल, ईरान किसी प्रकार से युद्ध हारे नहीं, क्योंकि अगर ईरान युद्ध हारता है तो रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया की जो इन्फ्लुएंस है वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगी इस इलाके में, और उनके लिए बड़ी नुकसानदायी होगी, बड़ी घातक होगी। रशिया की इन्फ्लुएंस ऑलरेडी बड़ी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड इन्फ्लुएंस है यमन में और सीरिया में, लेकिन चाइना बहुत बड़े पैमाने पर एंट्री कर चुका है सऊदी अरेबिया में और ईरान में। बिल्कुल बिल्कुल। DRI के प्रोजेक्ट्स हैं उसके, बड़े पैमाने पर उसके दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर वो नहीं चाहेगा किसी प्रकार से उसकी इन्फ्लुएंस जीरो हो। उसके डीप पॉकेट्स हैं, बड़े पैमाने पर उसने पैसा खर्च किया है। ऐसे में ईरान ने, रशिया ने और चाइना ने एक किस्म से यूनिफॉर्म कमांड स्थापित कर दिया है, और ये यूनिफॉर्म बिल्कुल, यानी कि सर ऑल इन ऑल अभी और भी ज्यादा देश हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं और ज्यादा एस्केलेशन इसमें देखने को मिल सकता है। मयंक चौबे जी, मैं आपके पास आऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हम सभी जानते हैं कि वो बिजनेस माइंडसेट के साथ चलते हैं, और जब तक उनका खुद का कोई फायदा ना हो वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। उनका क्या फायदा है इन तमाम हमलों में? इजराइल का वो जो बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या फायदा? देखिए, अगर इजराइल है तो अमेरिका है, अमेरिका है तो इजराइल है। जितना भी मिडिल ईस्ट में काम होता है उसको चेक में रखने के लिए अमेरिका के लिए इजराइल अति आवश्यक है, और इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए वहां पर कोई भी ऐसा देश जो कि एक न्यूक्लियर पावर बन रहा है वो खतरा बन जाता है। तो इसलिए इजराइल जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, ईरान जो है वो इजराइल को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका जो है वो इजराइल को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये इस घालमेल जो है ये इस इलाके में चल रहा है, और आप देखेंगे लड़ाई जो है इसी के आसपास केंद्रित रहेगी। इजराइल का उद्देश्य था जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान में मौजूद उनको पहले खत्म करना। नंबर 2 पर आता है जितने भी उसके मिसाइल के ठिकाने थे, लॉन्चर थे या उसके जखीरे थे, उनको समाप्त करना। और तीसरे नंबर पर था रेजिम चेंज। लेकिन अमेरिका का पहला उद्देश्य था रेजिम चेंज। आपको ध्यान होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे शुरू से एक बात कह रहे थे कि हम नेगोशिएशन करेंगे तो नई टीम के साथ करेंगे। हर बार उनका यही बयान आता था, हमें पता है खमेनी कहां छिपा है, वो हमारे निशाने पर है पर हम उसको मारेंगे नहीं। तो इस तरीके से बयानबाजियां चल रही थी। अमेरिका चाह रहा था कि इस समय खमेनी को, मैं अब बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा कि यहां से एक सेफ पैसेज दे दिया जाए। यदि उनको वो मारते हैं तो खमेनी जो है वो एक शहीद, मार्टिर बन जाते हैं, और एक फिगर ऐसी बन जाएंगे जिसके पीछे ईरान की जनता रैली कर सकती है। यह खतरा जो है ना तो इजराइल लेना चाहेगा और ना ही अमेरिका लेना चाहेगा। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो खमेनी देश को छोड़कर भाग चुके हैं, और मेरे सूत्र जो हैं वो इंगित कर रहे हैं कि ये भागने का रास्ता जो है उनका कतर के जरिए जाता है। तो इस समय खमेनी जो हैं वो शायद देश में नहीं है। उन्होंने अपनी कमान जो है वो IRGC को हैंडओवर कर दी है। उन्होंने बोल दिया है कि IRGC जो है वो सारे कदम वहां पर उठाएगी। आपने एक बार और चीज नोट की थी कि इस समय इनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ था। सबसे बड़ा न्यूक्लियर ठिकाने पर जो हमला किया गया था वो था फार्दो। फार्दो जो है वो पहाड़ियों के फोल्ड में स्थित है, एक डीपली एंट्रेंच्ड है, उसके ऊपर कंक्रीट की बहुत बड़ी लेयर लगी हुई है, तो जिसको कहते हैं हार्डन्ड फैसिलिटी है। वहां पर इजराइल की फोर्सेज ने जाके अटैक किया था,
बहुत असला भी इस्तेमाल किया था। आपको बिल्कुल ध्यान सर, मैं होगा आपसे जी। तीनों ही न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में और जानना चाहूंगी। जी। इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का।